हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कैश बुक और आज का टॉपिक 2 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। स्टूडेंट कैश बुक के चैप्टर से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जनरली कैश बुक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो 2 कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम या फिर पैटी कैश बुक से प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 कॉलम कैश बुक हम किस तरह से बना रहे होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया हुआ है। सिंगल कॉलम कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक को बनाने में हेल्पफुल होगी। आई होप आपको सिंगल कॉलम कैश बुक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हम लोग 2 कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो 2 कॉलम कैश बुक में और सिंगल कॉलम कैश बुक में जस्ट जो चेंज होगा वो ये कि एक कॉलम अमाउंट का इंक्रीज हो जाएगा। जहां हम केवल कैश के लिए एक कॉलम बनाते थे अमाउंट का, अब कैश के साथ साथ एक कॉलम बैंक के लिए भी होगा। लुक एट फॉर्मेट। सेंटर पॉइंट है कैश बुक का। डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स को हम लोग रिसिट्स भी बोलेंगे, वाउचर्स नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। इन क्रेडिट साइड सेम डेट, पार्टिकुलर्स, और क्रेडिट में जो पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा हम उसको पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। पेमेंट साइड है ये। वाउचर्स नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, और ये क्रेडिट साइड होगा। फॉर्मेट में आपने देखा कि सिंगल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट एक कॉलम हमारा अमाउंट का इंक्रीज हो गया। फॉर्मेट बनाते समय आपको नोटिस करना है कि कैश और बैंक के जो कॉलम आप बना रहे होंगे इन बोथ साइड सेम ऑर्डर में होने चाहिए। इन डेबिट साइड और रिसीट साइड अगर फर्स्ट कॉलम कैश का है तो पेमेंट साइड में भी फर्स्ट कॉलम कैश के लिए ही होना चाहिए। सेकंड कॉलम बैंक का है देन क्रेडिट पेमेंट साइड में भी सेकंड कॉलम बैंक के लिए ही होना चाहिए। आइडेंटिकल होने चाहिए दोनों साइड। तो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया। आफ्टर फॉर्मेट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ 2 कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। स्टूडेंट, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि कैश ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो हार्ड कैश में ट्रांजैक्ट हो रहे होते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं जो थ्रू बैंक किए जा रहे होते हैं। बिकॉज बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं वो ट्रांजैक्शंस भी कैश ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक में एक और एडिशनल कॉलम रेज करते हैं और कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से जो कैश बुक होगी
कॉमनली कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक ही मेंटेन की जा रही होती है बिजनेस में, तो 2 कॉलम कैश बुक हम लोग कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब इस कैश बुक में हम केवल और केवल जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे दैट इज रिलेटेड टू कैश एंड बैंक एंड नन ऑफ अदर्स। केवल हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। कैश और बैंक के अतिरिक्त अदर देन कैश एंड बैंक अन्य कोई भी ट्रांजैक्शंस को इस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब जब हमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इस बुक में रिकॉर्ड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हमने डिस्कस किया हुआ है। कैश बुक also serves the role of कैश अकाउंट। तो कैश बुक केवल कैश बुक नहीं है, कैश अकाउंट भी है। तो कैश बुक में कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश अकाउंट के रूल्स को फॉलो करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट, and rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. Means if we are receiving cash, then it should be record in debit side. इसीलिए हमने इसको receipts का नाम दिया। Credit what goes out means when business pays some money in cash, कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और इसीलिए हमने क्रेडिट को पेमेंट का नाम दिया। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से बैंक के लिए भी हम यही सब फॉलो करेंगे। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज debit the receiver and credit the giver. If bank receives any money, then bank should be debit. बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक को अगर कोई भी मनी रिसीव होती है तो बैंक को डेबिट करना है, इसलिए डेबिट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे व्हेन बैंक रिसीव सम मनी। इसीलिए हमने यहाँ पे रिसीट्स, तो दोनों के लिए चाहे हम कैश रिसीव कर रहे हो या फिर बैंक को कोई मनी रिसीव हो रहा हो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस डेबिट में रिकॉर्ड किए जाएंगे रिसीट्स से रिलेटेड। फिर चाहे वो कैश में रिसीव हो रहा हो या फिर बैंक को रिसीव हो रहा हो। बिल्कुल इसी तरह से रूल्स ऑफ personal account, debit the receiver and credit the giver. Credit the giver. If bank made some payments, बैंक अगर कोई पेमेंट करता है तो पेमेंट्स को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज बैंक पे कर रहा है, बैंक गिवर हुआ और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक कॉलम को या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कब? जब बैंक पेमेंट करेगा। इसीलिए हमने क्रेडिट साइड को पेमेंट का नाम दिया। तो रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स चाहे हम कैश रिसीव करें या बैंक को रिसीव हो रहा हो, रिसीट साइड में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से हम चाहे कैश में पे करें या फिर बैंक पेमेंट कर रहा हो, पेमेंट्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, इसीलिए हमने पेमेंट का नाम लिखा। तो ये बड़ा इजी हो गया, फॉर्मेट में ही आप देख सकते हैं कि रिसीट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इन डेबिट साइड, इन रिसीट्स साइड, और अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने बताया कि हम केवल और केवल
कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे इन 2 कॉलम कैश बुक। तो ये इंट्रोडक्शन था। ओके, देन टॉपिक आता है बैलेंस। क्वेश्चन में हमको जो भी बैलेंसेस गिवन हो, मैंने आपको बताया हुआ है कैश का ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में हम लोगों को बैलेंसेस गिवन है तो कैश का तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा और डेबिट में रिकॉर्ड होगा ईयर 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कैश का जो भी बैलेंस है, मान लीजिएगा क्वेश्चन में हम लोगों को 12,000 रुपी बैलेंस दिया हुआ है कैश का, हमने कैश में रिकॉर्ड किया इन डेबिट साइड। बैंक बैलेंस के रिगार्डिंग बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्वेश्चन में जैसा बैलेंस आपको बताया गया हो आप उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस बताया, डेबिट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस बताया है तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा ईयर 2019 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस है। और बैलेंस कितना है? बैलेंस इज 8,000 रुपीज। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक का, और वो जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्रेडिट बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। ये जो बैलेंसेस हैं क्वेश्चन में आपको किस तरह से दिए होंगे? आपको बैलेंस दिया हो सकता है कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक, ये बैंक बैलेंस। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिखा है, बट यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स के कॉलम में जो नोट करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी है तो क्रेडिट में, बट बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कैश एट बैंक की जगह पे अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपको लिखा जा सकता है कैश एट बैंक क्रेडिट, या इसकी जगह पे बैंक ओवरड्राफ्ट। बेशक यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिखा, बट आपको ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना है, आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना है, क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट मान लीजिएगा आपको जस्ट कैश इन हैंड बैलेंस दिया 12,000, कैश एट बैंक 8,000। कैश का तो अंडरस्टूड है डेबिट बैलेंस होगा, बट बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग बैलेंस, वेदर इट्स अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस ट्रीट करेंगे और डेबिट में शो करेंगे। ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस केवल तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा दैट इट्स अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। गॉट इट? तो बैलेंस हमारा हो गया। बैलेंस हमने किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस तरह से नोट करेंगे, वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कम ऑन द टॉपिक ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस किस तरह की होंगी, उनको किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। मैंने आपको बताया कि हम इस बुक में केवल कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस अदर देन कैश और बैंक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन जो भी आपको क्वेश्चन में दी हुई हो आप उनको रीड करें, नोटिस करें वेदर इट शुड बी रिकॉर्ड इन कैश बुक और नोट्स।
ट्रांजैक्शंस को रीड कर कर नोटिस करिए कि क्या ये कैश से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है। अगर ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और पर्टिकुलर्स के कॉलम में बिल्कुल उसी तरह से जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया। अदर देन कैश और बैंक जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड अकाउंट, हम उस अकाउंट के नेम को शो करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को टर्न वाइज डिस्कस कर रहा हूं। पहले हम लोग कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने अज्यूम किया गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ ₹20,000। गुड्स को सेल किया है, सेल करने पर कैश रिसीव हुआ टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000, कैश कॉलम, कैश में हमने रिकॉर्ड किया। ट्रांजैक्शन आपको बताई नेक्स्ट, कैश पेड टू शिवशंकर, कैश पे किया है पेमेंट साइड में जो भी डेट होगी बाई शिवशंकर अकाउंट, पेमेंट किया 7,000 रुपी, कैश कॉलम। ओके, तो आपने देखा कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। सिंगल कॉलम कैश बुक में भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने इसको रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने ली वेजेस पेड, वेजेस पेड। स्टूडेंट नोटिस करिए, ये तो डिसाइडेड है कि पेमेंट किया है, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि हमने वेजेस इन कैश पे किया और बाय चेक पे किया, थ्रू बैंक पे किया। क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम ये मानकर चल रहे होंगे कि हमने कैश में पे किया है। तो फिर ट्रांजैक्शन पेमेंट साइड में बाय वेजेस अकाउंट एंड ₹1,000। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया इन रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। नाउ बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड जो होंगी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेट अस सी। बैंक से रिलेटेड भी दो तरह के पेमेंट होंगे, आइदर हम लोग बैंक पे कर रहा होगा और बैंक रिसीव कर रहा होगा। हम एक ट्रांजैक्शन लेकर चल रहे हैं, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ₹10,000 and deposited it into बैंक on same day। हमने रमेश से 10,000 रुपी कैश रिसीव किया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। इट मीन्स अल्टीमेटली यहाँ पर बैंक रिसीवर है, सेम डे रिसीव कर रहे हैं और सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिसीवर कौन हुआ, पहले हमने रिसीव किया और सेम अमाउंट सेम डे बैंक में ट्रांसफर कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ बैंक रिसीवर हुआ और रमेश गिवर हुआ। तो बिकॉज बैंक रिसीवर है, बैंक रिसीव कर रहा है, जो भी डेट होगी यहाँ पर बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट जो भी रहा होगा। मान लीजिएगा 7,000 या 6,000 रिसीव किया एंड टू रमेश, रमेश अकाउंट और रमेश, बैंक कॉलम रिसीट साइड बिकॉज बैंक ने रिसीव किया।
ओके। इसी तरह से अगर बैंक कोई पेमेंट करे, बैंक कोई पेमेंट कर रहा हो, जैसे बैंक जब पेमेंट करेगा तो जनरली या तो हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पेमेंट करता है, या फिर हम लोग किसी को चेक इशू करते हैं, हम किसी को चेक दे देते हैं तो बैंक पेमेंट करेगा। जैसे ट्रांजैक्शन हमने मान लिया गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹15,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने जो गुड्स परचेज किया उसकी पेमेंट चेक के थ्रू की। अब चेक की पेमेंट कौन करेगा? चेक की पेमेंट तो बैंक करेगा। इट मीन पेमेंट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जो भी डेट होगी बाई बैंक कॉलम में 15,000 पे किया, पेमेंट साइड बैंक कॉलम, और यहां पर अदर देन बैंक कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? परचेज अकाउंट। तो बाई परचेज अकाउंट इस तरह से हमने रिकॉर्ड किया। तो आपने देखा कि अगर बैंक ने पेमेंट की है, पेमेंट साइड बैंक कॉलम में, बैंक ने अगर कोई मनी रिसीव की है, रिसीट साइड बैंक कॉलम में। स्टूडेंट्स, बैंक से रिलेटेड और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। हमको बहुत सारी पेमेंट थ्रू चेक रिसीव होती है। बिजनेस को जब चेक रिसीव हो रहे हो तो वो चेक की पेमेंट हम दो तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा केयरफुली सुनना चाहिए। टॉपिक भी हमारा लेंदी है, मैं आपको बता रहा हूँ। चेक से जब हम लोगों को पेमेंट मिलती है तो चेक डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक बियरर चेक होता है, एक क्रोस्ड चेक होता है। बियरर चेक क्या होता है, क्रोस्ड चेक क्या होता है, मैं डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। चेक का जो फॉर्मेट होता है वो ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। ऊपर बैंक का नेम, देन पे टू इस तरह से, देन नीचे सिग्नेचर्स जो भी। स्टूडेंट्स, यहां पर जब लिखा जाए पे टू बियरर और सेल्फ, किसी पार्टी, किसी पर्टिकुलर पर्सन, फॉर्म का नाम नहीं लिखकर बियरर और सेल्फ लिख दिया जाए, और इवन किसी व्यक्ति का भी नाम लिखा जाए, तो ये चेक की पेमेंट चेक का होल्डर कैश में रिसीव कर सकता है। जिस बैंक पर चेक ड्रॉ किया गया, लिखा गया, उस बैंक में जाकर उस चेक की पेमेंट कैश में रिसीव की जा सकती है। सेकंड जो चेक होता है, जो सेकंड टाइप है, क्रोस्ड चेक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि बियरर चेक या चेक पर अगर किसी पार्टी का नाम लिखा हो बट वो क्रॉस नहीं किया गया हो, तो उसमें फ्रॉड्स के चांसेस होते हैं। चेक मिसप्लेस हो गया, किसी थर्ड पर्सन को चेक मिल गया, वो जाकर चेक की पेमेंट ले लेता है। चेक में नेम में चेंज कर कर पेमेंट ली जा सकती है, फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए एक सेकेंड टाइप होता है चेक का, क्रोस्ड चेक। चेक का जो राइट अपर कॉर्नर होता है, उसमें जब हम इस तरह के टू पैरेलल लाइंस लगा देते हैं तो ये क्रोस्ड चेक कहलाता है। ये क्रोस्ड चेक कहलाएगा। और इस चेक की पेमेंट इस चेक में लिखे हुए व्यक्ति या पार्टी के अकाउंट में जाएगी। मींस क्रोस्ड चेक की पेमेंट बैंक से कैश में रिसीव नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति या पार्टी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है
वह व्यक्ति या उस बिजनेस, उस पार्टी के अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगी। तो बिकॉज अब कोई भी व्यक्ति पेमेंट नहीं ले सकता, जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ऑलमोस्ट समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्रॉस्ड चेक। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमने अगर चेक रिसीव किया, हमारे किसी डेटर ने, हमारे किसी कस्टमर ने हमको चेक दिया, मीन्स बिजनेस ने चेक रिसीव किया। अब वो चेक रिसीव किया तो जनरली बिजनेस में जो चेक यूज़ किए जा रहे होते हैं, फ्रॉड से बचने के लिए क्रॉस्ड चेक यूज़ किए जा रहे होते हैं। अब जो चेक हमको मिला, जो क्रॉस्ड चेक हमको मिला, उसकी पेमेंट हम कैश में तो रिसीव कर नहीं सकते। उस चेक की पेमेंट तो हमारे अकाउंट में जाएगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि वो जो चेक हमारे को अपने कस्टमर से, अपने डेटर से मिला, हम उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। बैंक हमारा एजेंट होता है, हमारे बिहाफ पे हम बहुत सारे काम कर रहा होता है, हमको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा होता है। तो हमको जो भी चेक रिसीव हुआ, हम उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस चेक की पेमेंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दें। तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ और सेम डे हम लोग डिपॉजिट करा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी और इसका कैश बुक में रिकॉर्डिंग क्या होगी? लेट अस सी। हमने चेक रिसीव किया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश ऑफ ₹5,000 and deposited it into bank on same day। वही आप यहाँ पे देखिएगा कि चेक रिसीव किया और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो अल्टीमेटली हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर? बैंक इज रिसीवर एंड महेश इज गिवर। बैंक चूंकि यहाँ पे रिसीवर है, रिसीव कर रहा है, तो रिसीट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में 5,000 का चेक रिसीव हुआ, बैंक कॉलम, बैंक ने रिसीव किया, बैंक रिसीवर है, डेबिट कर दिया है। और यहाँ पर 2 जो गिवर है उसका नेम महेश अकाउंट। स्टूडेंट, मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक में भी आपको बताया, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स हो, जर्नल एंट्री के बेसिस पर भी आप इसको समझ सकते हैं। जर्नल एंट्रीज में भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं। हमने चेक रिसीव किया, एंट्री क्या बनी? एंट्री बन गई चेक इन हैंड टू महेश। चेक रिसीव हुआ, चेक को डेबिट किया हमने, चेक इन हैंड को, महेश गिवर है, महेश को क्रेडिट कर दिया। सेम डे डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो बैंक में जब डिपॉजिट कराया तो बैंक रिसीवर हुआ, बैंक का अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गया क्या? चेक, चेक इन हैंड। ये 2 एंट्री आप यहाँ देख सकते हैं। चेक इन हैंड एक बार डेबिट हुआ, सेम अमाउंट से एक बार क्रेडिट हो गया, नेट इफेक्ट क्या गया? नेट एंट्री क्या बनी? यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है और महेश क्रेडिट हो रहा है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि अल्टीमेटली बैंक इज रिसीवर एंड महेश इज गिवर, बिकॉज ट्रांजैक्शन सेम डे हो रहा है। तो हमने डायरेक्ट इफेक्ट दिया, बैंक को रिसीवर मानते हुए बैंक के कॉलम रिसीट साइड में महेश गिवर है, सेकंड अकाउंट महेश को हमने पार्टिकुलर्स के कॉलम में रिकॉर्ड किया। तो अगर चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट करा रहे हो तो इस तरह से रिकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑन फॉलोइंग डे। हमने चेक रिसीव किया बट सेम डे डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, सेम डे डिपॉजिट नहीं करा रहे हैं, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद डिपॉजिट करा रहे हैं। तो अब यहां पर ये दोनों ट्रांजैक्शंस कि जो चेक रिसीव किया, चेक इन हैंड टू महेश,
ये अलग डेट में हो रहा है और डिपॉजिट कराने का बैंक टू चेक इन हैंड अलग डेट में हो रहा है। तो ऐसे में फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखिए, मैं दोबारा से नोट कर रहा हूं बिकॉज थोड़ा सा क्लियर नहीं है। फर्स्ट जब हमने चेक रिसीव किया, मान लीजिएगा 5 जनवरी को चेक रिसीव किया, एंट्री बनी चेक इन हैंड टू महेश रिसीव करने की 5 जनवरी को। हमने 7 जनवरी को चेक बैंक में डिपॉजिट कराया। 7 जनवरी जब बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से गया क्या, चेक इन हैंड। एंट्रीज वही है बट बिकॉज डेट डिफरेंट है, अब हम डायरेक्ट ये वाला ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। 5 जनवरी को अलग ट्रांजैक्शन, 7 को अलग, दोनों का रिकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो अब जब चेक रिसीव किया, आप देख सकते हैं चेक इन हैंड टू महेश, कैश या बैंक कोई भी अकाउंट अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। चेक रिसीव किया है फ्रॉम महेश बट बिकॉज हमने डिपॉजिट नहीं किया है तो हम यहाँ पर कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट ऑन नेक्स्ट डे ऑन 7 जैन चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, एंट्री बनी बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक यहाँ पे रिसीवर है। तो जब बैंक रिसीवर है तो यहाँ पर 7 जैन को हम रिकॉर्ड करेंगे टू चेक इन हैंड। बैंक ने रिसीव किया, बैंक के कॉलम में जितना भी अमाउंट है, जितने का भी चेक था, देन टू यहाँ पर अब महेश को क्रेडिट नहीं करना है, नोटिस करिएगा सेकेंड एंट्री बैंक टू चेक इन हैंड, बिकॉज महेश गिवर था ऑन 5 जैन, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, 5 जैन को महेश को क्रेडिट कर दिया है। 7 जैन को हमने जो बैंक में डिपॉजिट कराया तो चेक इन हैंड, तो यहाँ पर क्या रिकॉर्ड होगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, इस तरह से। तो अगर चेक किसी बाद वाली डेट में डिपॉजिट करा रहे हो तो ये होगा। ओके, देन ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डिपॉजिटेड चेक, जस्ट आपको ट्रांजैक्शन दी चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेश। अब डिपॉजिट कराने के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, वेदर इट्स डिपॉजिटेड ऑन सेम डे और सम अदर डे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप बाद वाली फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को रीड करिए, क्या उस चेक को बाद में किसी डेट में यूज किया। अगर बाद वाली किसी डेट में चेक को यूज किया है तो आपको पता चल गया कि बाद वाली किसी डेट में उसको यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए कि चेक रिसीव किसी और डेट में हुआ यूज या डिपॉजिट किसी और डेट में हो रहा है। रिकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट मान लीजिएगा बाद वाली किसी डेट में चेक को यूज करने के लिए कुछ कहा ही नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो आप क्या मानेंगे कि चेक को सेम डे डिपॉजिट करा दिया होगा। और चेक को सेम डे डिपॉजिट कराया ये मानते हुए आप रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, बैंक कॉलम रिसीट साइड और जो भी गिवर है महेश, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, एक ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे बच जाता है, यूज ऑफ चेक और एंडोर्समेंट ऑफ चेक टू सम अदर पार्टीज। एंडोर्समेंट क्या होता है, चेक को हम लोग किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करें, क्या रिकॉर्डिंग होगी, ये और बाकी के जितने भी टॉपिक 2 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करते हैं इन कमिंग वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।